नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए मॉडल पेपर की नई वीडियो लेकर आया हूं जो कि एनसीएल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहां से आप लोग काफ़ी प्रश्न एनसीएल की परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो मैं चाहूँगा आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, अच्छे से सॉल्व करें और लास्ट में मुझे अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साइड में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आप तो सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। तो क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो पता है फ्रेंड्स कौन है तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग को? ऑप्शन नंबर 1 के चंद्रशेखर राव जो है वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और जो तमिल सही है दोस्तों, वर्तमान में गवर्नर है कहाँ की? तेलंगाना की। तेलंगाना की राजधानी क्या है दोस्तों? हैदराबाद। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरुद्धा स्वामी रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो बताइए फ्रेंड्स किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखा गया है? यहाँ पर सही उत्तर जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर 3 हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरुद्धा स्वामी रेलवे स्टेशन रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2020 से किस यूनिवर्सिटी को सम्मानित किया गया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो किस यूनिवर्सिटी को सम्मानित किया गया है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आप लोग को? ऑप्शन नंबर 4 पंजाब विश्वविद्यालय को। ठीक है दोस्तों, पंजाब विश्वविद्यालय को सम्मानित किया गया है और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? चंडीगढ़ में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न दोस्तों, राफेल विमान को किस कंपनी ने बनाया है? तो बताइए फ्रेंड्स किस कंपनी ने राफेल विमान का निर्माण किया है? तो यहाँ पर से उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग को? ऑप्शन नंबर 3 दसाल्ट एविएशन कंपनी ने राफेल विमान को बनाया है। ठीक है, और ये कहाँ की कंपनी है दोस्तों? फ्रांस की कंपनी है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली कहाँ अवस्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 कैलिफोर्निया में स्थित है। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? दोस्तों बेंगलुरु कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी टेनिस प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है? तो बताइए फ्रेंड्स दिए गए विकल्पों में से कौन सी ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आप लोग को? ऑप्शन नंबर 4 गोल्ड फ्लैग ओपन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। तो प्रश्न है, ग्रेट आर्टिजियन बेसिन किस देश में अवस्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स किस देश में स्थित है ग्रेट आर्टिजियन बेसिन? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों को दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक भाग में ताजे पानी का एकमात्र प्रचुर स्रोत है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? तो बताइए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कहाँ का निवासी था ये? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर 4 फ्रांस का निवासी था। और दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर है? तो बताइए फ्रेंड्स दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? किसकी उपलब्धता पर निर्भर है? तो यहाँ पर सही उत्तर जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। ठीक है, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, बीजों की उच्च पैदावार किसमें? तो दोस्तों इन सभी की उपलब्धता पर हरित क्रांति की सफलता निर्भर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, 2020 में IPL का कौन सा संस्करण आयोजित होगा? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो बताइए कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग को? ऑप्शन नंबर 2 13वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। और ये किस देश में किया जाएगा? UAE में। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो बताइए फ्रेंड्स वह कौन सा पारिस्थितिक तंत्र है जो पृथ्वी में सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है? तो यहाँ पर से उत्तर क्या जाएगा आप लोग दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 सामुद्रिक। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें सूची 1 सूची 2 में मिलान करना है। तो बताइए यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आप लोग दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो कोयला है दोस्तों झरिया से संबंधित है, जो लोहा है वो किससे संबंधित है? राउरकेला से। ठीक है, और लिग्नाइट किससे संबंधित है? नेवली से। और अभ्रक किससे संबंधित है? हजारीबाग से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है,
मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो बताइए किस खेल से संबंधित है मनिका बत्रा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3, टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ की रहने वाली है? दिल्ली की रहने वाली है, और इनको राजीव गांधी खेल रत्न से भी सम्मानित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, भारत में 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना किसने की थी? तो बताए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से उत्तर क्या हो जाएगा? किसने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की स्थापना की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग को ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड रिपन ने की थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व बैंक का पूर्ण नाम क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर से उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग को? ऑप्शन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं निर्माण बैंक वर्ल्ड बैंक का पूरा नाम है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1945 ईस्वी में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, हाल ही में G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो बताइए किस देश ने की है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आप लोग को? ऑप्शन नंबर 3, सऊदी अरब ने की है। ठीक है दोस्तों, और सऊदी अरब की बात करते हैं तो यहाँ पर सऊदी अरब की राजधानी क्या है दोस्तों? रियाद, और इसकी करेंसी क्या है दोस्तों? अभी हाल ही में डिजिटल करेंसी लॉन्च की है किसने? सऊदी अरब ने और संयुक्त अरब अमीरात ने। तो उसका नाम क्या है दोस्तों? अबेर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, वेयर आर्ट थाउ किस कलाकार की जीवनी है? तो बताइए फ्रेंड्स, किस कलाकार की बायोग्राफी है वेयर आर्ट थाउ? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1, MF हुसैन की। ठीक है दोस्तों, जो मकबूल फिदा हुसैन है, इनकी बायोग्राफी कौन सी है? वेयर आर्ट थाउ। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, आप लोगों में से काफ़ी स्टूडेंट जानते भी होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो 5 जून 1974 ईस्वी में मनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न दोस्तों, रॉकीज, एंडीज, एटलस और हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस प्रकार के पर्वत हैं ये सभी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आप लोग को? ऑप्शन नंबर 3, वलित पर्वत हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इन पर्वतों को टर्शियरी पर्वत भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, भारत का पेरिस निम्न में से किसे कहा जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे कहा जाता है भारत का पेरिस? तो यहाँ पर सही उत्तर जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 3, जयपुर को कहा जाता है। ठीक है, और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके और उनकी भी प्रिपरेशन हो सके। तो दोस्तों क्वेश्चन है, बिंबसार के समय में मगध की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर से उत्तर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो आप लोग को ऑप्शन नंबर 1, राजगिरी है। ठीक है दोस्तों, और राजगिरी को दोस्तों गिरिब्रिज भी कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों जो बिंबसार है ये हर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 368 के तहत। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, बाल श्रमिक विद्या योजना निम्न में से किस राज्य सरकार की है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार की है ये योजना? तो यहाँ पर सही उत्तर जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर 2, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग को? ऑप्शन नंबर 3, असम में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और असम में और भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, वो कौन कौन से? काजीरंगा, नामेरी, मानस। दोस्तों ये नेशनल पार्क एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग टू द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो दोस्तों मैं बताना है यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2, मैग्निफिसेंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या है दोस्तों? MAGNIFICENT।
MAGNIFICENT, ठीक है। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है दोस्तों भव्य, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है फाइंड द करेक्ट एंटोनियम्स टू द फॉलोइंग ऑप्शन। तो दोस्तों हमें बताना है टर्मिनेट का करेक्ट एंटोनियम्स क्या हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पर से उत्तर क्या हो जाएगा। तो मैं आप लोग यहाँ बता दूँ टर्मिनेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, समाप्त, ठीक है। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। उसका उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिगिन, प्रारंभ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों इग्नोरेंस मीन एज। तो बताना है हमें यहाँ पर इग्नोरेंस का मतलब क्या है। तो बताइए यहाँ पर से उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर से उत्तर है आप लोग का ऑप्शन नंबर 1। इग्नोरेंस का मतलब है होता है अज्ञान, ठीक है। और इसका अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, नॉलेज, जिसका मतलब क्या होता है, ज्ञान, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन दोस्तों राम वॉज गिवन डैश पोस्ट ऑफ पियोन। तो बताइए यहाँ पर सुटेबल आर्टिकल क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखो दो नाउन आ रखे हैं और दो नाउन के बीच में क्या आ रखा है, ऑफ। जब दो नाउन हो उसके बीच में ऑफ हो तो उससे पहले क्या आता है दोस्तों, द आर्टिकल का प्रयोग होता है, ठीक है। राम वॉज गिवन द पोस्ट ऑफ पियोन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों फाइंड द करेक्ट सिनोनिम्स टू द फॉलोइंग ऑप्शन। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर इकोनॉमिकल का हमें करेक्ट सिनोनिम्स बताना है, इसका समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिकल का मतलब होता है मितव्ययी, ठीक है, मितव्ययी, ठीक है, जो फिजूल खर्च ना करता हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, थ्रिफ्टी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है और y 125 से 10% अधिक है तो x किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे बताना है हमें। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कैसे करना है इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों क्या बोला, यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, ठीक है। एक संख्या x है वो y से 10% कम है, मतलब 100 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा, 90/100, ठीक है। आगे क्या बोलना है, y 125 से, जो y है 125 से 10% अधिक है, मतलब 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110/100, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस y की जगह पे इस y की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। हम इसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर इसको हम इरेज करते हैं। तो क्या करना है दोस्तों, हम x बराबर 125 गुणा 110/100 गुणा 90/100। अब इसको काट लेते हैं, 25 चौको 100, 25 पंजे 125, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, 11 पंजे 55 गुणा 9/4। तो यहाँ 55 गुणा 9 कितने हो जाएंगे आप लोग के, 495/4। जब इसको काटेंगे दोस्तों हम 4 से तो कितना आएगा, 123.75, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन है 10 साल पहले A की उम्र B की उम्र की आधी थी, अगर उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4 है तो उनके वर्तमान आयु का कुल योग क्या होगा। तो दोस्तों हमें बताना है कि वर्तमान आयु का कुल योग बताना है। तो उसको क्वेश्चन कैसे करना है, तो दोस्तों यहाँ प्रश्न में क्या बोल रहा है, 10 साल पहले A की उम्र B की उम्र की आधी थी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 10 साल पहले की बात कर रहा है, मतलब इनकी उम्र में क्या होगा, 10 माइनस किया जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, A की उम्र में 10 साल माइनस करेंगे, बराबर किसके बराबर हो जाएगा, ये B की उम्र की आधी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसमें से भी 10 माइनस कर देंगे। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, ठीक है। तो 2A माइनस 20 बराबर B माइनस 10। अब क्या करेंगे दोस्तों, 2A, अब B को इधर ले आएंगे हम, माइनस का B बराबर, अब माइनस के 10 में प्लस का उधर ले जाएंगे 20, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 10 बचेगा हमारे पास। ये समीकरण हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। V की वैल्यू लानी है, तो ठीक है। अब यहाँ पर इनके वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है दोस्तों, A अनुपात B बराबर 3:4 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से हम V की वैल्यू को निकाल लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो B बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा 4A/3। जब V की वैल्यू 4A/3 हो गया तो यहाँ पर V की जगह पे क्या रख देंगे, इसको रख देंगे। चलिए इसको पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको इरेज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या था, 2A माइनस के, अब B की जगह क्या रखेंगे हम लोग, 4A/3 बराबर 10, ठीक है। अब 3 का एलसीएम लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब 6A में से 4A जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर, 2A, ठीक है, बराबर में। अब 3 को मैं उधर ले जाऊँगा, कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। अब A की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, 15 हो जाएगा। 2 से हम इसको 15 बार में काट देंगे। जब A की वैल्यू 15 है
तो यहाँ पर आयु का अनुपात कितना दे रखा था दोस्तों, ए की आयु का अनुपात 3 दे रखा था। ठीक है, जब 3 अनुपात बराबर 15 है तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। ठीक है, जब 1 अनुपात बराबर 5 है तो 4 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 5 को 20। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों ए की वैल्यू भी आ गई 15 और बी की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। जब इनका योग करेंगे दोस्तों तो 20 + 15 कितना हो जाएगा, ये 35 वर्ष हो जाएगा, जो कि ए और बी की वर्तमान आयु का कुल योग है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा आप लोग का, 35 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, एक किसान के पास कुछ मुर्गी तथा बकरियां हैं, यदि इन सब के कुल सिर 90 हैं तथा 424 पैर हैं हो तो बकरियां कितनी होंगी। तो यहाँ पर बताना हमें बकरियां की संख्या कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन करने का एक फॉर्मूला है, आप लोगों ने बता रखा है पहले भी। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका, 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या बराबर कुल पैरों की संख्या बट्टे 2 माइनस सिरों की संख्या। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या बराबर कुल पैरों की संख्या बट्टे 2 माइनस सिरों की संख्या। अब इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर पैरों की संख्या कितनी दे रखी है दोस्तों, कुल 224 दे रखी है और फॉर्मूले वाला 2 नीचे आ जाएगा, माइनस का सिरों की संख्या कितनी, 90। अब इसको काट लेते हैं दोस्तों, कितने में जाएगा, ये 112 बार में जाएगा। ठीक है, अब 112 में से 90 को जब हम घटाते हैं तो कितना बचेगा यहाँ पर हमारा, 22 बचेगा, जो कि हमारी बकरियों की संख्या है। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर हमसे बकरियों की जगह मुर्गियों की संख्या पूछ लेता तो क्या करते हैं हम यहाँ पर कुल सिरों की संख्या में से 22 को घटा देते हैं, तो कितना बच जाता है यहाँ पर हमारा 68। ठीक है, जो कि हमारा मुर्गियों की संख्या आ जाती। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आप लोग का, ऑप्शन नंबर 1 22। बकरियों की संख्या कितनी है, 22। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किसी घन का विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, घन का आयतन ज्ञात करें। तो दोस्तों बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन कैसे करना है, यहाँ पर पढ़ रखा है घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। घन के विकर्ण का फॉर्मूला ये होता है हमारा a√3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों, a√3 किसके बराबर है, 12 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर घन का विकर्ण क्या दे रखा है, 12 सेंटीमीटर दे रखा है। अब यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, 12/√3, वहाँ पर गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर रैशनलाइज कर देंगे, यहाँ पर दोस्तों हर का परिमेयकरण कर देंगे, √3 से √3। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 12√3 बट्टे, जब √3 की √3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर रूट से रूट कर जाएगा, यहाँ पर नीचे का आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 से ये 4 बार में जाएगा। ठीक है, अब हमारा a की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 4√3। ठीक है, अब हम जानते हैं घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, a³ होता है। ठीक है, a की वैल्यू क्या हमारे पास 4√3, जब इसका क्यूब करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, ये 64 गुणा 3 गुणा √3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 64 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 192 √3। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों, एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपये में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। 30% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो यहाँ पर इसको कैसे करना है दोस्तों, यहाँ SP कितना दे रखा है, सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 105 रुपये दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर 105 बराबर CP हमें निकालना है, कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी है। ठीक है, और 9% की हानि हो रही है। ठीक है, तो क्या करेंगे दोस्तों, 100 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पर 91, 91 बचेगा। ठीक है, बट्टे 100। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम इसको, अब 105 को हम ऐसे लिख सकते हैं 15 गुणा 7। ठीक है, 105 CP गुणा 13 7 91। ठीक है, बट्टे 100। हमने इनको इस रूप में लिख लिया है। ठीक है, ताकि हमें काटने में आसानी हो जाए। अब क्या करेंगे दोस्तों, 7 से 7 कट गए। अब यहाँ पर CP क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर CP बराबर, जब 100 की गुणा 15 से कराऊंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1500 बट्टे, अब ये जो 13 है नीचे आ जाएगा, 1500 बट्टे 13 हमारा CP आ गया। ठीक है, इसको अब नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, CP हमारा क्या आ गया दोस्तों, 1500 बट्टे 13 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, 30% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना है, हमें ये ज्ञात करना है, हमें सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। तो SP बराबर CP की वैल्यू कितनी है, 1500 बट्टे 13 गुणा, अब क्या बोल रहा है, 30% का लाभ कमाने के लिए, तो मतलब 100 में जब 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा 130 बट्टे 100। अब इसको काट लेते हैं, 0 से 0 गया, इस 13 से ये 13 गया। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बचा दोस्तों, SP बराबर 150। ठीक है, तो जो दोस्तों यहाँ पर व्यापारी है
वो अपनी वस्तु को 150 रुपये में बेचेगा 30% का लाभ कमाने के लिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, 150 रुपये। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, यदि विद्यालय में 60% छात्र लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 972 है तो विद्यालय में कितने लड़के हैं। दोस्तों कैसे करना है इसको देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम कुल छात्रों की संख्या मान लेते हैं कितनी है, 100% है, ठीक है, जिसमें से कि 60% लड़के हैं, ठीक है, 60% लड़के हैं और यहाँ बचे कितने 40% जो कि लड़कियाँ हैं। उनकी संख्या किसके बराबर है, 972 के बराबर है, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं, 4 दाहीं के 40 और 4 से कितने बार जाएगा दोस्तों, 243 बार में जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों जो 60% दे रखा है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 गुणा 10%, ठीक है। तो 6 गुणा 10% की वैल्यू कितनी दोस्तों, 243, ठीक है। अब इसकी जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 1458 आ जाएगा, ठीक है, जो कि कुल लड़कों की संख्या है। हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, प्लेटफॉर्म के निकट खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। हमें सेकंड में बताना है, ठीक है दोस्तों, कितना टाइम लेगी। तो दोस्तों कोई रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई कितनी है, 100 मीटर है, ठीक है, और प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को कितने समय में वो पार कर सकती है, तो ये हमें यहाँ बताना है, ठीक है। तो ये अब क्या बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पर डिस्टेंस कितना दे रखा है, 100 मीटर दे रखा है, ठीक है। अब चाल कितनी दे रखी है, स्पीड कितनी दे रखी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें सेकंड में आंसर निकालना है। अब क्या करते हैं, इसको चेंज करने के लिए 30 गुणा 5/18, ठीक है दोस्तों। जो 5/18 है ये स्टैंडर्ड वैल्यू है मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए। तो इसको काट देते हैं, 3 छिंग 18, 3 दाहीं के 30, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50/6 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो चाल हो जाएगी 50/6 हो जाएगी। अब क्या करते हैं यहाँ पर दोस्तों, हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है, ठीक है दोस्तों। चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, लेकिन हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, D/S हो जाएगा, ठीक है। तो अब डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो 100 है, बटे चाल कितनी होगी हमारी यहाँ पर 50/6 थी, 6 अब नीचे आएगा, हमने क्या कर दिया, इसको गुणा कर दिया ऊपर में। अब यहाँ 50 से कितने बार में जाएगा दोस्तों, 2 बार में जाएगा, तो यहाँ पर 6 दूनी 12। तो रेलगाड़ी है प्लेटफॉर्म के निकट खड़े व्यक्ति को पार करने में 12 सेकंड का समय लेगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, 3 संख्याओं का अनुपात 3:2:5 है तो उनके वर्गों का योग 1862 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है, 3:2:5 दे रखा है, ठीक है। अब इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं दोस्तों, 3x 2x और 5x, ठीक है। अब क्या करते हैं दोस्तों, ये बोल रहा है इनके वर्गों का योग किसके बराबर है, 1862 के बराबर है। जब इनका वर्ग करेंगे दोस्तों, 3×3 9x² प्लस 2×2 4x² प्लस 5×5 25x², ठीक है, किसके बराबर है, 1862 के बराबर है, ठीक है। अब क्या करते हैं दोस्तों, इनको जोड़ लेते हैं, कितना हो गया, 25 और 4 29 और 9 38, जो 38x² बराबर किसके हो जाएंगे, ये 1862 के बराबर हो जाएंगे। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 38 से हम इसको काट लेंगे, कितने में जाएगा, 49 बार में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं दोस्तों, x² बराबर 49 आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर रूट लग जाएगा 49 का बराबर क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। जब x की वैल्यू 7 आ गई तो हमारे यहाँ पर दोस्तों सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2x है। हमें बताना है कि सबसे छोटी संख्या बतानी है, तो 2x 2 गुणा x की वैल्यू कितनी है, 7 बराबर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर 14 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, ए की आयु से बी की आयु का अनुपात 4:3 है। ए 6 वर्ष के बाद 26 वर्ष का होगा, बी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो दोस्तों हमें बताना है हमें बी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो यहाँ पर क्या बोला दोस्तों, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है दोस्तों, 4:3 दे रखा है, ठीक है। अब क्या बोला, ए 6 वर्ष के बाद 26 वर्ष का होगा। दोस्तों कुछ नहीं, क्वेश्चन में गुमराह कर रहा है, तो हमें ये नहीं जानना कि वो ए 6 वर्ष बाद 26 वर्ष का होगा, हमें तो ये पता करना है कि अभी ए की उम्र क्या होगी। दोस्तों जब 6 वर्ष बाद वो 26 का होगा तो अभी कितना हो जाएगा, ये 20 वर्ष का होगा, ठीक है। जब ये 4 से काटेंगे इसको, 4 पंजे 20, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक अनुपात बराबर दोस्तों यहाँ पर क्या आ रहा है, 5 साल आ रहा है, ठीक है। जब एक अनुपात बराबर 5 साल हो रहा है तो 3 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 गुणा 3 तो 15 साल, ठीक है दोस्तों। जो 15 साल है वो क्या हो जाएगा, बी की वर्तमान आयु हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 60 रुपये में 12 संतरे बेचता है, ठीक है।
₹60 में, SP बराबर ₹60 में वो कितने बेचता है? 12 संतरे बेचता है, जिस कारण उसको क्या होता है दोस्तों 25% की हानि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 बराबर CP गुणा कितने प्रतिशत की हानि हो रही है? 25% की हानि हो रही है। ठीक है, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे दोस्तों, 100 में से 25 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 75/100। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 चक्को 100, 25 तिहाई 75। ठीक है, अब 3 से ये 60 20 बार में जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे 4 और 20 की गुणा जब करवाएंगे तो CP बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 80 आ जाएगा। ठीक है, जब CP बराबर 80 आ गया, ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर CP बराबर क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ठीक है, जो कि 12 संतरों के बराबर है। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर हम क्वेश्चन में बोल रखा है ₹100 में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए जिससे उसे 25% लाभ हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, SP बराबर CP की वैल्यू कितनी थी? 80 थी, गुणा अब 25% का लाभ कमाना है ना, उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 100 में 25 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 125/100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 चौको 80 और 20 पंजे 100। ठीक है, अब 5 से 25 कितने में जाएगा? 25 बार में जाएगा। अब ये 25 गुणा 4 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 100। तो दोस्तों जो ₹100 में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे उसको? तो 12 संतरों को बेचना पड़ेगा 25% का लाभ कमाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि राम 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चलाता है तो वह बैंक नियत समय में 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, परंतु 35 किलोमीटर प्रति घंटा से जाने पर नियत समय से 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। ठीक है, अब क्या बताना है हमें? राम के घर से बैंक तक की दूरी बतानी है हमें, कितनी होगी। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का। क्या होता है वो? x1 × x2 बटे x1 - x2। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, गुणा टाइम इंटरवल, समय अंतराल। ठीक है, अब इसको क्या करना है दोस्तों, इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं। x1 की वैल्यू क्या है? 42 किलोमीटर प्रति घंटा, गुणा x2 की वैल्यू क्या है? 35 किलोमीटर प्रति घंटा, बट्टे जब 42 में से 35 जाएंगे कितना बचेगा? 7, गुणा टाइम इंटरवल। दोस्तों अर्ली और लेट का जो टाइम है उसको जोड़कर 60 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, 15 और 5 20 हो जाएंगे, बट्टे 60 कर देंगे। अब इसको काट लेते हैं, 20 तिहाई 60। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं 7 से 7 छिंग 42, अब 3 से 6 2 बार में जाएगा। अब क्या करेंगे 35 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों? 70 हो जाएगा, 70 किलोमीटर। तो दोस्तों राम के घर से बैंक तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 70 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1। प्राकथन को कैसे लिखते हैं दोस्तों? प्रा आधा क थ न। ठीक है, यहाँ पर शुद्ध आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर 1। ये बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न दोस्तों, निर्वाकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर दिए गए विकल्पों में सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सी संधि निर्वाकार में? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग को ऑप्शन नंबर 3, विसर्ग संधि है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों अगर आप लोगों ने इससे पहले कि हमारे मॉडल पर की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को जरूर देखें। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप लोग जाकर वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों बताइए, दिए गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1, अधिवेशन कैसे लिखते हैं दोस्तों? अधिवेशन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है प्रतिकूल में? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को? ऑप्शन नंबर 4, प्रति। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है? 1, 2, 6, 21 और 88 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम दोस्तों क्या हो रहा है। यहाँ पर 1 गुणा 1 प्लस 1 बराबर 2 हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 2 गुणा 2 प्लस 2, 2 दूनी 4 और 2 6 हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 6 गुणा 3 प्लस 3, 6 3 18 और 3 21 हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है? 21 गुणा 4 प्लस 4, 21 चौको 84 और 4 88 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार से इसी सीरीज में चलेंगे तो हम क्या हो जाएगा दोस्तों? 88 गुणा 5 प्लस 5, तो 88 गुणा 5 कितने हो जाएंगे हमारे? ये हो जाएंगे 8 × 5 = 40, 440 प्लस 5 कितने हो जाएंगे? 445 हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, 445। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
क्वेश्चन दोस्तों, ए तथा बी भाई बहन है तथा सी ए का पिता है, डी सी की बहन है तथा ई डी की माता है। तो बी का ई से क्या संबंध है, तो हमें बताएं दोस्तों जो ई है बी को क्या बुलाएगा। तो यहाँ बोल क्या रखा है, ए बी भाई बहन है, ठीक है। जो ए है और बी है वो क्या है, भाई बहन है। अब क्या बोला, सी ए का पिता है। जो सी है दोस्तों ए का पिता है, तो ओबियस सी बात है दोस्तों, जब सी ए का पिता है तो बी का भी पिता होगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला, डी सी की बहन है। जो डी है वो सी की क्या है, बहन है, इसलिए मैं यहाँ माइनस का चिन्ह लगा रहा हूँ। अब क्या बोल रहा है आगे, ई डी की माँ है। दोस्तों जो ई है वो डी की क्या है, माँ है। तो दोस्तों हमें यहाँ बताना है जो ई है वो बी को क्या बुलाएगा। तो दोस्तों जो ई है बी को क्या बुलाएगा, यहाँ पर पोती बुलाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्न प्रश्नों में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ बताइए, यहाँ पर एक शब्द दे रखा है, इसके द्वारा निम्न में से किसको बनाया जा सकता है। तो बताइए यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पहले वाले में कैपेबल में बी है, इसमें कहीं बी नहीं है, इसलिए इसको नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। और यहाँ पर एन दे रखा है, ठीक है, एन के कारण भी इसको नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों, वाई दे रखा है लास्ट में, जिस कारण इसको भी नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 एक ऐसा बचा है जिसको हम बना सकते हैं, ठीक है, टेल। यहाँ पर टी भी है, ए भी है, एल भी है और ई भी है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 टेल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, 196 दे रखा है और 169 दे रखा है और 81 दे रखा है, ठीक है। हमें बताना प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट पढ़ रखे हैं कि 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196 होता है, और 13 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 169 होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों -1 हो रहा है, 14 से 13 क्यों बढ़ रहा है, तो -1 हो रहा है। अब 9 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 81 होता है। अब इसी प्रकार यहाँ पर -1 करते हैं दोस्तों, कितना आ जाएगा यहाँ पर 8। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 64 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों हमें बताना है दिए गए विकल्पों में से कौन सा आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बताइए यहाँ से उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, तम, ठीक है। जो तम है वो दोस्तों अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, बेम्बानेट झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित है बेम्बानेट झील। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 केरल में स्थित है, ठीक है दोस्तों। केरल के वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। इसकी कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, 3.25 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, 1986 ईस्वी में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट अधिनियमित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो बताइए यहाँ पर से उत्तर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ दे सकते हैं, u का प्लेस वैल्यू क्या है 21 है, m का प्लेस वैल्यू 13 है, v का प्लेस वैल्यू 22 है और r का प्लेस वैल्यू क्या है 18 है। तो इसी प्रकार s का जो प्लेस वैल्यू हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, माउंट सेंट हेलेंस नामक सक्रिय मिश्रित ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो कहाँ पर स्थित है ये, तो यहाँ पर से उत्तर जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन दोस्तों, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कौन विश्व में सबसे बड़ा चाय का उत्पादक देश है। तो यहाँ पर से उत्तर जाएगा आप लोग को दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 चीन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों, एनू जनजाति किस देश में पाई जाती है। तो बताइए फ्रेंड्स, एनू जनजाति किस देश में पाई जाती है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर 2 जापान में पाई जाती है, ठीक है। जापान की राजधानी क्या है दोस्तों, टोक्यो, और येन क्या है यहाँ की दोस्तों, करेंसी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कच्चा सिल्क का उत्पादन अधिकतम करता है। दोस्तों हमें बताना है कच्चा सिल्क का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग को दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, कर्नाटक। तो दोस्तों जो कर्नाटक है सबसे अधिक कच्चा सिल्क का उत्पादन करने वाला राज्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर 3
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, सेंट्रल स्टैटिस्टिकली ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नेशनल इनकम की गणना की जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नॉन फेरस धातु नहीं है? दोस्तों हमें बताना है दिए गए विकल्पों में से कौन नॉन फेरस धातु नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर कोबाल्ट, निकिल और एल्युमिनियम जो हैं ये क्या है? नॉन फेरस हैं। ठीक है, और जो लोहा है दोस्तों वो नॉन फेरस नहीं है। ठीक है, अलोह नहीं है, तो ये क्या है दोस्तों? लोह है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किसे प्रशांत महासागर का चौराहा के उपनाम से जाना जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे जाना जाता है प्रशांत महासागर का चौराहे के नाम से? तो यहाँ पर से उत्तर जाएगा आप लोगों को दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर के चौराहे के उपनाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों, निम्न में से बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? तो यहाँ पर से उत्तर क्या जाएगा आप लोगों को दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3, गॉड। ठीक है, और जो यहाँ पर कामरूप दे रखा है दोस्तों ये असम का प्राचीन नाम है, ये भी ध्यान रखिएगा साथ साथ आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। और दोस्तों आप लोग को एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। दोस्तों प्रश्न है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था? दोस्तों बताइए, किस गवर्नर के कार्यकाल में हुआ था दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को? ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है ये इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1906 से लेकर 1921 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन दोस्तों, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से कौन मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए सक्षम है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4, संसद। ठीक है दोस्तों, संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए सक्षम है। दोस्तों जो मौलिक अधिकार का वर्णन है वो संविधान के भाग 3 में किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री निम्न में से कौन थी? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन थी? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग को? ऑप्शन नंबर 1, सुचेता कृपलानी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से आयरलैंड की राजधानी क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर आयरलैंड की राजधानी क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2, डबलिन है। ठीक है दोस्तों, और आयरलैंड की मुद्रा क्या है दोस्तों? यूरो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या कहलाता है दोस्तों? यहाँ पर से उत्तर जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर 3, नेफोस्कोप कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पर एनीमोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? हवा की गति को मापने के लिए किया जाता है, और रेन गेज का प्रयोग वर्षा को मापने के लिए, और हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आर्द्रता को मापने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत की सीमाएं निम्न में से किस देश के साथ नहीं लगती हैं? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किस देश के साथ नहीं लगती है भारत की सीमाएं? तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग को? ऑप्शन नंबर 3, तजिकिस्तान के साथ भारत की सीमाएं नहीं लगती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा राज्य 2014 में अस्तित्व में आया था? तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सा राज्य था जो 2014 में अस्तित्व में आया था? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या जाएगा आप लोगों को दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4, तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, जो तेलंगाना है भारत का 29वां राज्य बना था, कब? 2 जून 2014 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, प्रसिद्ध कांचीपुरम का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो किस राज्य में स्थित है कांचीपुरम का मंदिर? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर 2, चेन्नई में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, सोवियत संघ ने जिस अंतरिक्ष यान को चांद पर भेजा था उसका क्या नाम था? तो बताइए फ्रेंड्स, उसका नाम क्या था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर 1, लूना 2। सोवियत संघ ने जिस अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर भेजा था उसका नाम क्या था? लूना 2। ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति किन 2 देशों के बीच में होता है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किन 2 देशों के बीच में होता है अभ्यास? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को? ऑप्शन नंबर 2, भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, मोटर वाहन अधिनियम 1988 में कुल कितनी धाराएं हैं?
तो दोस्तों बताइए कुल कितनी धाराएं हैं मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों को दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2, 217 धाराएं हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों प्रश्न है, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत ट्रैफिक नियंत्रण से संबंधित नियम बनाने का अधिकार किसे है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से किसे है? दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर 3, उपयुक्त दोनों। ठीक है दोस्तों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत ट्रैफिक नियंत्रण से संबंधित नियम बनाने का अधिकार है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न दोस्तों, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिया गया चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? तो मेरे ख्याल से आप लोगों से उत्तर दिया होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, एक्सल लोड सीमा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, फॉर्म 30 की उपयोगिता क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए फॉर्म 30 की उपयोगिता यहाँ पर क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2, मोटर व्हीकल के स्वामित्व की सूचना और हस्तांतरण के लिए आवेदन। ठीक है, यहाँ पर फॉर्म 30 की उपयोगिता ये हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न है, मोटर व्हीकल एक्ट 2019 नया ट्रैफिक नियम कब से लागू हुआ? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब से लागू हुआ था? तो यहाँ पर से उत्तर क्या आ जाएगा आप लोग को? ऑप्शन नंबर 1, 1 सितंबर 2019 को लागू हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न दोस्तों, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिया गया चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर दोनों एरो क्या हो रखे हैं? कट रखे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? दोनों सड़कें निषेध हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों सड़कें बंद है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, फॉर्म 46 की उपयोगिता क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? फॉर्म 46 की उपयोगिता क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर 1, पर्यटक परमिट या राष्ट्रीय परमिट पाने के लिए आवेदन। ठीक है दोस्तों, जो टूरिस्ट परमिट हो गया और नेशनल परमिट पाने के लिए जो आवेदन होता है वो फॉर्म 46 की उपयोगिता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, वाहन चालक द्वारा पीले रेखा का अतिक्रमण करने पर मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 के किस धारा के अधीन चालान किया जाता है? दोस्तों बताइए किस धारा के अधीन चालान किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर 1, धारा 119/117 के अधीन किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सड़क के यातायात संकेतों के लिए विनिर्देशों द्वारा निर्दिष्ट किए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर से उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग को? ऑप्शन नंबर 3, IRC 67। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर IRC क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर? इंडियन रोड कांग्रेस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक यातायात संकेतों की बत्तियों का रंग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? तो दोस्तों बताइए यहाँ पर से उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, सफ़ेद रंग जो होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक यातायात संकेतों की बत्तियों का रंग नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सिंगरौली जिले का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बताइए कहाँ पर सिंगरौली जिले का मुख्यालय स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1, बैढन में सिंगरौली जिले का मुख्यालय स्थित है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो सिंगरौली है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो बघेलखंड के क्षेत्र के अंतर्गत आता है वो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, विश्वविख्यात डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स किस देश में स्थित है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2, यूक्रेन में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि विश्व में सबसे बड़ी कोयले की खान बाकी किस देश में स्थित है? तो वो स्थित है दोस्तों जिम्बाब्वे में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, सामान्य परिस्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? तो बताइए कौन सामान्य परिस्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न दोस्तों, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? दोस्तों बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वायुमंडल किस परत में होता है मेघ गर्जन? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को? ऑप्शन नंबर 2, क्षोभ मंडल में दोस्तों यहाँ पर मेघ गर्जन होता है। ठीक है, और यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि एरोप्लेन जो है दोस्तों वो किस मंडल में उड़ता है? तो उड़ता है समताप मंडल में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, ताजमहल का रंग पीला पड़ने का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों बताइए यहाँ पर से उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट को पता होगा, यहाँ पर दोस्तों जो अम्लीय वर्षा है वो ताजमहल का रंग पीला पड़ने का मुख्य कारण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न दोस्तों, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा
किस प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर से उत्तर क्या आ जाएगा आप लोगों को दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1, जल प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप लोग इस क्वेश्चन की पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप लोग जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न दोस्तों, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है ताकि रिसाव की स्थिति में शीघ्र पता चल सके? तो बताइए फ्रेंड्स, क्या मिलाया जाता है? तो यहाँ पर से उत्तर क्या जाएगा आप लोगों को दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3, मरकेप्टन मिलाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा निम्न में से कितनी होती है? दोस्तों बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर 3, 46% मात्रा होती है। ठीक है दोस्तों, यूरिया में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पर्यावरण रक्षा कवच निम्न में से किसे कहा जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, किसे पर्यावरण रक्षा कवच कहा जाता है? तो यहाँ पर से उत्तर क्या आ जाएगा आप लोगों को दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3, ओजोन को पर्यावरण रक्षा कवच कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी में अनुपस्थित होता है? दोस्तों बताना है हमें, सीएनजी गैस में दिए गए विकल्पों में से कौन अनुपस्थित होता है? तो यहाँ पर से उत्तर क्या जाएगा आप लोगों को दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है दोस्तों वो सीएनजी में नहीं पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर से उत्तर क्या आ जाएगा आप लोगों को दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1, हैदराबाद में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न है, हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? यहाँ पर से उत्तर जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर 2, जर्मन और पोलैंड के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है हिंडनबर्ग रेखा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों, निम्न में से पल्लव वंश का संस्थापक कौन थे? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से कौन पल्लव वंश के संस्थापक थे? तो यहाँ पर से उत्तर क्या जाएगा आप लोगों को दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2, सिंह वर्मन चतुर्थ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों आप लोगों को एग्जाम में इन्हीं टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे, आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। तो प्रश्न दोस्तों, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 1, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो वो है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो बताइए फ्रेंड्स, कहाँ पर कॉन्फ्यूरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3, हिमालय में पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों, प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो बताइए किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आप लोग को? ऑप्शन नंबर 2, अवंती। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न दोस्तों, गुरुमुखी लिपि निम्न में से किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 2, गुरु अंगद देव के द्वारा गुरुमुखी लिपि विकसित की गई थी। और कब की गई थी? ये 16वीं शताब्दी में की गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, प्रमुख भारतीय बंदरगाह में से कौन प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से कौन प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो यहाँ पर से उत्तर क्या आ जाएगा आप लोगों को दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3, चेन्नई क्या है दोस्तों? यहाँ पर कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, बाकी मुंबई, कोच्चिन और पारादीप क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह है। ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन दोस्तों, कर्नाटक गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। किन्हें जाना जाता है दोस्तों कर्नाटक गांधी के नाम से? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या जाएगा आप लोग को? ऑप्शन नंबर 1, हार्देकर मंजप्पा को दोस्तों कर्नाटक गांधी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दोस्तों, ग्रीन बीच किस देश में स्थित है? दोस्तों बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ग्रीन बीच है वो किस देश में स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा
कहाँ से होकर गुजरती है? तो दोस्तों वो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, ठीक है, और वो 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। तो दोस्तों ये थे आप लोग के आज के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एनसीएल परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।